अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 5। हैदर गहरी नींद में सो रहा था और पसीने से शराबोर था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा ख्वाब देख रहा हो। झटके से उसकी आंख खुली, उसके मुंह से बेइख्तियार रिदा का नाम निकला। ये कैसा ख्वाब था। हैदर जैसे खुमार से निकला तो खुद से मुखातिब हुआ। टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो उसी सोच में था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बजा। हैदर बेटा, सबा ने हैदर को आवाज़ दी। जी मॉम। हैदर पसीना साफ करता दरवाजे तक गया और दरवाज़ा खोला। बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारे डैड नाश्ते पे वेट कर रहे हैं तुम्हारा, हैदर से सबा ने कहा। वो जाने लगी तो हैदर ने उन्हें रोक लिया। मॉम प्लीज़, मुझे आपसे एक बात करनी है। हैदर ने उनका हाथ पकड़ के रोका। हैदर को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जो पसीने में शराबोर था। काले बाल माथे पे बिखरे हुए थे और सफ़ेद रंग में सुर्खी घुल चुकी थी। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सबा ये कहती अंदर कमरे में आई। हैदर ने उनके गले लग गया। हैदर का हाल देख के सबा को अब टेंशन होने लगी थी। मॉम, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा कि रिदा मेरी आंखों के सामने ही खाई में गिरती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। हैदर आंखें बंद किए उन्हें अपना ख्वाब बता रहा था। सबा भी टेंशन में आ गई कि इस ख्वाब का क्या मतलब होगा। सबा ने उससे अलग किया और चेहरे पे हाथ रखती उसे समझाने लगी। बेटा, तुम सुबह शाम रिदा के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए तुम्हें वो ख्वाब में नज़र आ गई है। बस तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी रेडी हो जाओ। सबा ने उसके बाल संवारे। हैदर ने इस बात में सर हिलाया, उसका दिल मान नहीं रहा था। जी मॉम, आप चलिए, मैं आता हूँ, हैदर ने मुस्कुरा के कहा। जल्दी आना वरना तुम्हारे डैड के फालतू के जोक सुन सुन के मैं पागल हो जाऊंगी। और हाँ, टेंशन मत लो, रिदा ठीक होगी, तुम उसे फ़ोन कर लो। ओके। हैदर ने हाँ में सर हिलाया। ये कह के सबा कमरे के बाहर निकल गई। आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है? या अल्लाह सब ठीक रखना मेरे बेटे की ज़िंदगी में। सबा उसकी बात सुन के टेंशन में आ गई थी। वो दिल ही दिल में सबकी खैरियत की दुआ करने लगी। पता नहीं रिदा ठीक है कि नहीं, फ़ोन करके देखता हूँ। सबा के जाने के बाद हैदर ने सोचा कि वो रिदा को फ़ोन कर दे। उसने फ़ोन उठाया और रिदा का नंबर मिलाने लगा। रिदा अभी अभी नहा के निकली थी। काले और सुर्ख रंग के कंट्रास्ट वाले कॉटन के सूट में उसका रंग चमक रहा था। उसके लंबे बालों से पानी के कतरों की सूरत में उसकी कमर भिगो रहे थे। उसने बेड की तरफ देखा तो रिजा गहरी नींद में थी। रात काफ़ी देर से उसे नींद आई थी। अचानक उसका फ़ोन चिंगारने लगा। उसने देखा तो हैदर का था। हेलो, हैदर की आवाज़ स्पीकर पे उभरी। अस्सलाम वालेकुम सर, रिदा ने सलाम किया। उसे हैरत हो रही थी कि इतनी सुबह हैदर उसे क्यों कॉल कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम रिदा, कैसी हैं आप? हैदर को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सुबह आपने कॉल की, कुछ काम था? रिदा ने हैदर की बेकरारी को महसूस किया। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि इसे क्या हुआ था। हाँ, वो हैदर ने माथा मसला कि क्या झूठ बोले, क्या बहाना बनाए। वो मैं पूछ रहा था कि आपने मीटिंग की सारी तैयारियां तो कर ली है। हैदर को कुछ नहीं सूझा तो उसने आज होने वाली मीटिंग का बहाना बना दिया। ये सर, सब मुकम्मल है, पर सर मीटिंग तो 5 बजे है ना। रिदा ने कहा तो हैदर ने अपना माथा पीट लिया। हाँ वो मुझे याद है, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। ठीक है सर। ठीक है, फिर ऑफिस में मुलाकात होगी, बाय। हैदर का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। ओके सर। ये कह के रिदा ने फ़ोन बंद कर दिया। रिदा एक पल के लिए उसके बारे में सोच के रह गई, फिर उसके ख्यालों को झटकती बाहर चली गई। आई होप यू आर ओके माई लव। आई डोंट नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, बट आई प्रॉमिस आई विल प्रोटेक्ट यू। ये कह के हैदर ने फ़ोन टेबल पे रख के ड्रेसिंग से कपड़े लेता फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ हेलो मरहा गहरी नींद में थी। अचानक उसका फ़ोन चिंगारने लगा। उसकी नींद टूटी तो झंझला गई। हाथ मार के साइड टेबल से फ़ोन उठाया और गुस्से में बोली। हेलो मरहा, मैं राफ़े। तुमने जो काम कहा था वो हो गया। राफ़े की आवाज़ सुन के मरहा की नींद भग से उड़ गई। वो झटके से उठ बैठी। उसके चेहरे पे शातिर मुस्कुराहट थी। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी बताओ उस लड़की के बारे में, मरहा ने बेचैनी से कहा। उसकी आवाज़ में वाज़ेह गुस्सा था। मरहा, तुम्हारे कजिन का फ़ोन ट्रैक किया तो उस लड़की के घर का पता चल गया। उस घर के लैंडलाइन पे फ़ोन करता है तुम्हारा कजिन। उसने तफसीलात देना शुरू की। मरहा से इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो एकदम से बोली, जल्दी बताओ राफ़े। मरहा, यार मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे कजिन की पसंद को हो क्या गया है। जिस लड़की को वो चाहता है उसका नाम रिजा है और वो अंधी है। राफ़े ने बताया तो मरहा का मुंह खुल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहद जैसा लड़का, जिसके पीछे पता नहीं उस समय कितनी लड़कियां पागल हैं, वो एक अंधी लड़की के पीछे बावला हो रहा था। मरहा तो पहले शौक में चली गई, लेकिन जैसे ही होश में आई उसने राफे से पूछा, मजीद कुछ पता चला?
मरहा उसकी बहन आहत की सेक्रेटरी है और शायद उसी के ज़रिए वो उससे उस लड़की से मिला होगा। मरहा जैसे जैसे सुन रही थी, रिजा का कत्ल करने का उसे दिल कर रहा था। आहत उसे रिजेक्ट कर रहा था एक अंधी लड़की के लिए। अच्छा, उस लड़की पे नज़र रखो और मौका मिलते ही उसे इस दुनिया की तकलीफ से आज़ाद कर दो। बेचारी माजूरी की ज़िंदगी जो जी रही है उसकी मुश्किल आसान कर दो। वैसे भी उसे रास्ते से हटाने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, मरहा ने संगदिली से कहा। उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अहद के लिए इतनी पागल थी कि वो जान ले भी सकती थी और जान दे भी सकती थी। इतना आसान नहीं है मरहा, तुम्हारा कजिन कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करता है उस लड़की से। पल पल की खबर है उस अंधी लड़की की उसे। उसका एक बंदा उसकी सिक्योरिटी पे है। कल मैं छुप के उसकी तमाम बातें सुन रहा था। मैंने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा मैं उस लड़की की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। उसे मुझ पर शक हो गया है। उसने तुम्हारे कजिन को मेरे बारे में बता दिया है। कुछ ज़्यादा ही तेज़ है तुम्हारा कजिन, राफे ने तशवीश से कहा। राफे, जो करना है करो, मगर वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अगर तुमने उसे नहीं ख़त्म किया तो तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे? मरहा दहाड़ी। राफे उसकी सन की दिमाग से आगाह था। वो जानता था वो उल्टी खोपड़ी की है। मैं कोशिश करता हूँ राफे, मैं कोशिश करता हूँ मरहा, राफे ने कहा तो मरहा झटके से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। कुछ भी करो लेकिन वो अंधी लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। और नाकाम होके मत आना, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। मरहा, काम हो जाए तुम चल फिर तुमसे बात करता हूँ। राफे उसे ठंडा करने की कोशिश करने लगा। काम होने के बाद फ़ोन करना, समझे? उसने गुस्से से वॉर्न किया। अहद पागल हो गया है, मुझे ठुकरा के उस अंधी लड़की के पीछे पागल है। लेकिन मैं अहद को किसी और का होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। ये कह के उसने उस टेबल पे रखा उस दीवार पे आवाज़ उठा के दीवार पे दे मारा। उसका बस नहीं चल रहा था कि सारा कुछ तहस नहस कर दे। वो अहद को हर हालत में हासिल करना चाहती थी। अहद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो मुकम्मल तैयार था। सिल्वर कलर की महंगी घड़ी हाथों की जीनत बनाता वो अपनी तैयारी को आखिरी टचअप देने लगा। उसकी ग्रे आंखों में अलग ही चमक थी। दादी उसके कमरे में दाखिल हुई। अहद ने ब्लैक शर्ट के साथ डार्क ग्रीन थ्री पीस पहन रखा था। अहद को टाई नहीं पसंद थी, इसलिए वो टाई नहीं लगाता था। दादी को हर हालत में ही हूबरू लगता था। दादी ने माशाल्लाह कहा और उसके सर की बलाएं लेने लगी। क्या बात है, मेरा पोता तो बहुत खुश है। क्या बात है? दादी ने आते ही सवाल किया। अहद रिजा के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा था। दादी खुश कैसे ना हो, दादू मान गई। उन्हें मेरे और रिजा के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, उसने खुशी से बताया। दादी तो हैरान थी। उन्होंने बहुत वक्त बाद अहद को इस कदर खुश देखा था। ये तो बहुत अच्छी बात है अहद, दादी ने खुशी से कहा। दादी, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना? रिजा देख नहीं सकती? अहद ने तशवीर से पूछा। मेरा अहद खुश है तो मुझे क्या एतराज़ होगा भला? और अगर रिजा देख नहीं सकती तो हम सब हैं ना, हम सब उसकी आंखें बनेंगे, दादी ने कहा तो अहद के चेहरे से खुशी छलक रही थी। उसे लग रहा था कि उसे किसी ने ज़िंदगी लौटा दी हो। हाँ दादी, मैं कभी अपनी रिजा को उसकी कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। मैं उसकी आंखें बनूंगा, अहद ने सोचते हुए कहा। दादी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और इस बात में सर हिलाया। अपने अहद को इतना खुश देख वो भी बहुत खुश थी। उन्हें और काजिम साहब को तो अपने अहद की खुशी चाहिए थी, जो 10 साल पहले आमीन साहब और जहरा के साथ ही चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम डैड। हैदर अभी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा था। वो अभी फुल ब्लैक थ्री पीस में मलबूस था। उसने संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, आज खैरियत तो है? बड़े संजीदा लग रहे हो। यासीन साहब जो नाश्ते में मसरूफ़ थे हैदर के सलाम का जवाब दिए। हैदर थोड़ा परेशान लग रहा था। वैसे तो हर वक्त हंसा करता था, लेकिन आज थोड़ा संजीदा था, जो उनसे हजम नहीं हो रहा था। वो भी हैदर जैसे थे, वो हर वक्त हंसते रहते थे। कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही, हैदर ने ब्रेड पे जैम लगाते सादा सा जवाब दिया। इतने में सभा भी आ गई। हाथों में जूस का जग पकड़ रखा था उन्होंने। जूस यासीन साहब के गिलास में उंडेला। लगता है बेगम आपके सपूत को हमारी बहू की याद सता रही है, यासीन साहब ने हंसते हुए सबा से कहा। वो हैदर को छेड़ रहे थे। हैदर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ ऐसा ही है, लगता है हैदर अब सुधर रहा है। सबा ने भी उसकी टांग खींची। ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आपके पोते पोतियां भी हो जाए ना मॉम,
फिर भी आपका बेटा नहीं सुधरेगा। रिदा का नाम सुन के हैदर का मूड फ्रेश हो गया था। वो हंसने लगा। उसने डैड को आंख मारते हुए कहा। उसने जूस का ग्लास लबों से लगाया। वाह बेटा जी, शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। अभी शादी हुई नहीं कि पहले ही बच्चों की परेशानी हो गई है। सबा ने उसके सर पे चपत लगाई। यासीन साहब भी हंसने लगे। उन्हें अपने बेटे से यही उम्मीद थी। वैसे सबसे 2 कदम आगे रहता है मेरा बेटा। प्राउड ऑफ यू माई सन। यासीन साहब ने हंसते हुए हैदर की बातों की तायीद कर रहे थे। इसी बात पे सबा का मीटर शॉर्ट होता हुआ था। वो हमेशा उनकी इस किस्म की बातों पे चिढ़ जाया करती थी। वाह यासीन साहब, अच्छी बातें सिखा रहे हैं आप अपने बेटे को। 2 कदम हूँ, अभी दो अभी दूर दूर तक शादी का पता नहीं है तो बच्चे कहाँ से हो गए। कमाल करते हैं आप। सबा भी चिढ़ गई। उन्होंने एक घूरी यासीन साहब को दी जो हंस रहे थे और दूसरी हैदर को जो खिल के कह कहे लगा रहा था। बेगम, आपका ये गुस्सा। उफ। यासीन ने दिल के मकाम पे हाथ रखा और सबा को आंख मारी तो सबा का मुंह खुल गया। हैदर मानी खैज मुस्कुरा रहा था। उन्होंने बहुत खतरनाक घूरी से यासीन साहब को देखा था। और मॉम, शादी का क्या पता है, मालूम नहीं कल ही हो जाए और आपकी बहू घर आ जाए। होने को क्या नहीं हो सकता। डैड हैदर क्यों डैड? हैदर उठता सबा तक पहुंचा और उन्हें कंधे से थाम के बोला। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बिल्कुल बेटा जी, आप बेगम इतना परेशान मत होइए, शादी भी हो जाएगी। यासीन साहब ने उसकी तायीद की। सबा भी मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया को देखा जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हैदर ने जो कहा शायद को सच होने वाला था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में निकाह कबूल कर लिया। उसकी आंखों से अश्क टूट के निकाहनामे में जज्ब हो गए जिस पे वो दस्तखत कर रही थी। आज उसकी ज़िंदगी में वो इंसान शामिल हो चुका था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसकी ज़िंदगी में आने वाले एक तूफ़ान ने उसकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। उसका जिस्म काँप रहा था। दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। वो भी काले लिबास में थी। उसे देख के कहीं से भी दुल्हन का गुमान नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कोई मातम हो। वो रिदा इब्राहिम से रिदा हैदर यासीन बन चुकी थी जिसके लिए उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। वो अपने कमरे के सिंगल सोफे पे बैठी किसी चीज़ को घूर रही थी। उसकी आंखों में बिल्कुल वीरानी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। रो रो की आंखें इस कदर सुर्ख हो चुकी थी कि ऐसा महसूस होता था उसकी आंखों से खून छलकने को तैयार हो। उसने पास दूसरे सोफे पे बैठी रिजा का हाथ जकड़ रखा था। वो ख्यालों में गुम अपनी किस्मत पे मातम मना रही थी कि अम्मी ने उसके सर पे हाथ फेरा। उसने आंसू भरी लाल आंखें उठा के रामीन बेगम की तरफ देखा। आंसू ने उसके गाल भिगो दिए जो रोने की वजह से लाल हो रहे थे। उसकी छोटी नाक सुर्ख हो रही थी। रामीन भी सिसक रही थी। रिदा खड़ी हो गई और अम्मी के गले लग के दहाड़े मार मार के रोने लगी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मेरे साथ ये क्या हो गया अम्मी? मैं बेकसूर हूँ अम्मी। मैं बदकिरदार नहीं हूँ अम्मी। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। वो बहुत तकलीफ में थी। रिजा भी रो रही थी। आशी उसके पीछे खड़ी उसकी पीठ सहला रही थी। रामीन उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। वहाँ मौजूद सब उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है मेरी जान, तुम्हारा दामन कल भी पाक था और आज भी पाक है। अब जो हो गया वो नसीब में लिखा था। हैदर ने तुम्हारा हाथ थामा है, इस हमजा की तरह तो नहीं जिसने भरी महफिल में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर के रख दी। अब रोना बंद करो। रामेन को अपनी बेटी पे पूरा भरोसा था। हाँ आपी, अम्मी सही कह रही है। वक्त रहते आप उस घटिया इंसान से बच गई है। हैदर भाई कितने अच्छे हैं, उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया और जो हुआ इसमें आपका कसूर है और ना हैदर भाई का। बस आप दोनों का मिलना ऐसे ही तय था। रिजा हाथ पांव चलाती गिरती संभलती रिदा तक पहुंची और उसे सहारा देने लगी। आशी, रामेन और रिजा को उस पे पूरा भरोसा था। वो उसके किरदार की गवाही दे सकती थी। अम्मी, मैं बदकिरदार नहीं हूं ना? रिदा अभी भी रामेन के सीने से लगी रो रही थी। उसकी लाल चुनरी सर से ढलक के गले में आ चुकी थी। उसके बाल चुटिया से निकल रहे थे, बिखरे हुए थे। रिदा का हुलिया बिल्कुल किसी हारे हुए इंसान का लग रहा था जो अपना सब कुछ हार चुका था। पाक दामन होने के बावजूद उसे बदकिरदार कहा जा रहा था। कल रात ऑफिस में लेट तक रुकना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नहीं मेरी जान, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम जैसी समझदार लड़की ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम हमजा से मंगनी के बावजूद कभी उससे फ्री नहीं हुई, तो ऐसे कैसे कुछ गलत कर सकती हो? रामेन उसे समझाने लगी। रिदा के आंसू मुसलसल बेमूल हो रहे थे। वो रो रो के थक चुकी थी। अपने किरदार की गवाही दे दे के थक चुकी थी वो। कबूल है, दिलो जान से कबूल है, कबूल है।
हैदर अभी रिदा के घर के छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा था। मौलवी साहब भी उसके पास बैठे थे। उन्होंने निकाह पढ़वाया। हैदर ने कबूल किया। हैदर के साथ वहाँ अहद, यासीन साहब और सबा भी मौजूद थे। यासीन ने मुस्कुरा के उसे गले लगाया, उसे मुबारकबाद दी। वो अभी भी उसी काले सूट में मलबूस था, अभी सिर्फ काली शर्ट और पैंट में मलबूस था। उसके गाल बाल माथे पे बिखरे हुए थे। आंखों में लाल डोरे थे जो नींद की कमी का पता दे रहे थे। थकावट और नींद की कमी के बावजूद वो बहुत डैशिंग लग रहा था। वो मौजूद सब लोग उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो रहे थे। वहाँ मोहल्ले के कुछ लोग भी थे। रूशान और आशिक के अब्बू रिदा की तरफ से वहाँ मौजूद थे। मोहल्ले वाले भी थे जो निकाह के बाद जा चुके थे। उन्हें तमाशा देखना था, इसलिए तमाशा करने के बाद चले गए। शकीला जो शुरू से ही रिदा और रिजा को नहीं पसंद करती थी, उसे मौका मिल गया था उन्हें बातें सुनाने का। लेकिन हैदर को देख के वो बहुत जल गई थी। इतना हैंडसम और अच्छा लड़का रिदा का शौहर बना था। वो तो समझ रही थी कि रिदा को रामायण किसी राह चलती इंसान के साथ बांध देगी, लेकिन हैदर को देख के उसके मंसूबों पे पानी फिर गया था। मुबारक हो मेरे यार, तूने भी शादी का लड्डू खा ही लिया। हाँ, अहद भी ब्लैक 3 पीस में था। वो ऑफिस के लिए तैयार था जब हैदर ने उसे फ़ोन करके इमरजेंसी का कह के बुला लिया था। अहद ने हंसते हुए हैदर से कहा, जिसने फीकी सी मुस्कुराहट दी। वो रिदा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। आज रिदा पे लगाए गए सारे इल्ज़ाम उसके दिल को छलनी कर गए थे। थैंक्स यार, हैदर ने शुक्रिया अदा किया। खुश तो था कि रिदा की हमजा से जान छूट गई। मुबारक हो बेटा, जिन हालात में तुम्हारी शादी रिदा से हुई है, मैं समझ सकती हूँ उसकी क्या हालत होगी। हम सब कोशिश करेंगे कि वो नॉर्मल हो जाए। सबा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया। रूशान को भी उसने गले लगाया, आखिर उसका इकलौता साला जो था। अहद की नज़रें काफ़ी देर से रिजा को ढूंढ रही थी, जो ना जाने कहाँ थी। वो बेचैन हो रहा था। उसने रिजा को अभी तक नहीं देखा था। रामीन बेगम बाहर आई। हैदर उनके सामने झुक गया। उन्होंने उसे दिलासा दिया। उन्हें हैदर बहुत अच्छा लगा था। उनकी आंखें नम थीं। उनकी लाडली बेटी की शादी जिन हालात में हुई थी, हर माँ के अपनी औलाद के लिए कुछ अरमान होते हैं, लेकिन रामीन के अरमान तो मलियामेट हो चुके थे। खुश रहो बेटा, तुमने मेरी रिदा की इज्जत रख ली है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़े। हैदर ने तड़प के उनके हाथ पकड़ लिए। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? जो हुआ इसमें रिदा का कोई कसूर ही नहीं था। जो हुआ वो किस्मत में लिखा था, तो उसे क्यों सज़ा मिलती? आपने मुझे बेटा कहा है ना, तो बेटे माओ के आगे झुकते हैं, माएँ नहीं। उसने नरमी से कहा तो रामेन को बहुत अच्छा लगा। रामेन, जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। अब रिदा हमारी बेटी है, आप फिक्र मत करें। हमारा हैदर रिदा का बहुत ख्याल रखेगा। सबा ने रामेन के कंधे पे हाथ रखा। रामेन को हैदर के घर वाले बहुत पसंद आए थे। जी सही कह रही हैं आप सबा, आप फिक्र मत कीजिएगा भाभी। यासीन साहब ने सबा की हाँ में हाँ मिलाई। रामेन मुस्कुरा दी। उन्हें रिदा की किस्मत पे रश्क आ रहा था कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला था। आपने हैदर की बहुत अच्छी तरबियत की है, वो उसके रवैये से ही लग रहा है। उसने मुश्किल में मेरी रिदा का हाथ थामा है, जब सब अपनों ने उसे बेइज्जत किया, उसके दामन पे कीचड़ उछाला। रामेन ने आंसू साफ किए। अहद भी खड़ा सब देख रहा था, मुस्कुराया जा रहा था कि हैदर को तो उसकी मोहब्बत मिल गई, अब उसका क्या होगा। आंटी, क्या मैं रिदा से मिल सकता हूँ? हैदर नज़र झुकाए हिचकिचाते हुए रामेन से बोला। रामेन मुस्कुरा दी। रुशान, जाओ भाई को आप ही का कमरा दिखाओ। रामेन ने आंसू साफ करते हुए रुशान से कहा। रुशान ने इस बात में सर हिलाया। वो हंस रहा था। आइए हैदर भाई, रुशान ने कहा। बहुत उतावला हो रहा है तो बेटा, इस घर का दामाद क्या बन गया, दोस्त को ही भूल गया। लेकिन कोई, बहुत जल्द मैं भी इसी घर का दामाद बनूंगा। अहद ने कान में हैदर से कहा, जो जाने ही वाला था। हैदर उसकी बात सुन के जानदार मुस्कुराया। अहद बस यही चाहता था, उसका काम हो गया। हैदर रुशान के साथ चल दिया रिदा के कमरे की तरफ। दूसरी तरफ रिजा की गोद में सर रखे लेटी थी। उसके आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। बिना आवाज़ किए रोई जा रही थी। रिजा उसके सर पे हाथ फेर रही थी। रिदा का जिस्म कपकपा रहा था। वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आशी भी पास ही बैठी थी। रिदा कल के बारे में सोच रही थी जब उसे हैदर का फ़ोन आया था। फ्लैशबैक, गुज़िश्ता सुबह। रिदा के फ़ोन की बेल से रिजा की आँख खुल चुकी थी। वो सब सुन रही थी जो बातें हैदर और रिदा के दरमियान हुई थी। उसके सफ़ेद कपड़ों में सिलवटें थी। वो उठ बैठी। आप यहीं हैं? रिजा ने कहा तो रिदा
जो तौलिए से बाल रगड़ रही थी उसकी बात सुन के मुस्कुरा दी। हाँ रिजा, मैं यही हूँ, उसने बालों को सुखाते हुए मुस्कुरा के कहा। अच्छा आपी, आप आज जल्दी घर आ जाएंगी, रिजा ने कहा। क्यों रिदा, क्यों रिदा? आज मुझे बहुत सारा काम है, ऑफिस में पेंडिंग है, वो कंप्लीट करना है तो लेट हो जाएगा। कुछ काम था क्या? रिदा ने मुस्कुरा के कहा। उसने बाल सुखाए और बालों को ब्रश करने लगी। हाँ, वो आज शाम को बाहर आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, रिजा ने उदासी से कहा, लेकिन फिर झटके से मुस्कुरा दी। लेकिन कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है, फिर कभी चलेंगे। ओके ठीक है, परसों डन, रिदा ने मुस्कुरा के कहा। रिदा ने बालों की चुटियां बनाई और बस आंखों में काजल की लकीर खींची। रिजा बेड से उतरी, रिदा तैयार होकर उस तक आई, अलमारी से एक सूट लेके उसे वॉशरूम तक छोड़ आई। रिजा बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। बाहर से अचानक रामीन की आवाज़ आई। रिदा ने फौरन काली चादर ओढ़ ली और पर्स लेकर बाहर निकल आई। रिदा ने नाश्ता किया। अम्मी, आज काफ़ी काम पेंडिंग है तो घर लेट आऊँगी, टेंशन मत लेना, काम मुकम्मल करना है, रिदा ये कहती घर से निकल गई और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। वो ऑफिस पहुंची, उसका दिल बहुत घबरा रहा था, उसे घुटन सी हो रही थी। वो सब बातें दिमाग से झटक के काम में मसरूफ़ थी। अचानक उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला तो हैदर था। अरे सर, आप मुझे बुला लिया होता, कुछ काम था? रिदा उसके आने से खड़ी हो गई और पूछने लगी। हैदर जैसे ही ऑफिस में इंटर हुआ, उसका दिल चाहा कि वो रिदा को एक बार देख ले। कदम खुद ब खुद ही रिदा के कैबिन की तरफ मुड़ गए। रिदा बहुत बुरी तरह काम में बिजी थी। अहद के बच्चे, क्या हाल बना दिया है तूने मेरी रिदा का। कितना काम करवाएगा तू इससे, जल्लाद कहीं का। उसने रिदा को काम में बिजी देख अहद को गालियों से नवाजना शुरू किया। उसकी वजह से रिदा को इतना काम करना पड़ रहा है। उसने दरवाजे में खड़े होकर रिदा को निहारना शुरू किया तो रिदा उसको यूं खड़ा देख सटपटा गई। नहीं मिस रिदा, कुछ काम नहीं था, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा हालचाल पूछ लूँ। हैदर ने मोहब्बत भरी नज़रों से रिदा को देखा। रिदा को उसकी नज़रें काफ़ी अजीब लग रही थी, वो पजल हो रही थी। रिदा की झुकी नज़रें और ऊपर से वो काला रंग, हैदर तो दीवाना ही हो रहा था। वो कोई जवाब देती कि अचानक टेलीफोन बजा तो हैदर होश में आया और रिदा ने शुक्र अदा किया। उसे कभी कभी हैदर की बातें अजीब लगती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रिदा ने फ़ोन उठाया तो अहद ने उसे कैबिन में बुलाया, शाम की मीटिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। रिदा ने फ़ाइल उठाई और जाने लगी तो हैदर रास्ता रोके खड़ा था। सर, रास्ता? रिदा ने हिचकिचाते हुए कहा तो हैदर ने उसे रास्ता दिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। सारा दिन रिदा का प्रेजेंटेशन बनाने में गुजर गया था, बाकी का काम वो पेंडिंग था। रिजा के चेकअप की वजह से रिजा के चेकअप की वजह उसने फिर से छुट्टियां की थी, वो काम अभी बाकी था। आज रिदा ने सोचा कि काम मुकम्मल कर दे और बोझ उतार दे सर से। सब लोग जा चुके थे, अहद भी चला गया था। अहद ने भी पूछा था कि वो नहीं जाएगी तो उसने ये कह के इनकार कर दिया था कि काम कंप्लीट करके ही जाएगी। रिदा काफ़ी लेट हो चुका है, आपको घर नहीं जाना क्या? हैदर भी निकल ही रहा था कि अचानक रिदा के कैबिन की खिड़की से नज़र पड़ी कि वो अभी भी काम कर रही थी, तो वो कैबिन में पहुंचते ही बोला। रिदा ने नज़र उठा के देखा तो हैदर उसे सवाली नज़रों से देख रहा था। सर, एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते छुट्टियां की थी, काम बहुत पेंडिंग था तो सोचा कंप्लीट कर लूँ, रिदा ने काम करते हुए कहा। हैदर ने टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे, वो भी वहीं बैठ गया। रिदा, कितना काम रहता है? हैदर ने पूछा। रिदा उसके बैठने पर काफ़ी परेशान थी। सर, थोड़ा सा है, बस कंप्लीट कर लूँ फिर निकलती हूँ, रिदा ने उसकी हरकत इग्नोर करते हुए कहा। ऑफिस पूरा खाली था, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो ठीक है, तब तक मैं भी यहीं हूँ, क्योंकि आपको इतनी रात को इस ऑफिस में अकेले छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। रिदा उसकी बात पर हैरान हो गई। पर सर, आप मतलब ऐसे कैसे? रिदा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मिस रिदा, जल्दी कंप्लीट करें काम, और आपको इतनी रात को अकेले रुकने नहीं दे सकता मैं, काफ़ी रिस्की है, हैदर ने संजीदगी से कहा। रिदा ने इस बात में सर हिलाया और काम में लग गई। हैदर हाथों की मुट्ठियां बना के मुंह के नीचे रखे उसे लगातार देख रहा था। रिदा नर्वस हो रही थी, उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाए। काम कंप्लीट करते करते उसे 9:30 बज गए। गर्मियों के दिन थे, वो आराम से बस से घर जा सकती थी। वो सिक्योर थी, लेडीज़ बस चलती थी और उसके घर वाली साइड 10:30 बजे आखिरी बस जाती थी, तो जब वो अक्सर लेट हो जाती तो बस से ही जाती थी। हो गया सर?
रिदा ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। उसे हैदर की नज़रों की तपश महसूस हो रही थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम कंप्लीट किया। तो चले मिस रिदा। हैदर खड़ा हो गया और टेबल पे रखी गाड़ी की चाबियां उठाई। रिदा भी खड़ी हो गई। उसने सामान समेटा, चादर ठीक की और उसने रुशान को मैसेज कर दिया कि वो आ रही है। अभी उसे रुशान का टेक्स्ट मिला था कि अम्मी परेशान हो रही है। वो मोबाइल पर्स में रखती और पर्स उठाती हैदर की पैरवी में चलने लगी। दोनों एलिवेटर में दाखिल हुए। रिदा चुप थी, हैदर भी कुछ नहीं बोल रहा था। हैदर ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट चलने लगी। अभी लिफ्ट थोड़ी ही देर चली कि अचानक लिफ्ट को झटका लगा। ये क्या हो रहा है? लिफ्ट मुसलसल थरथरा रही थी। रिदा को डर लगने लगा था। उसने हैदर से पूछा। लिफ्ट हिल ही रही थी कि अचानक झटके से रुक गई और रिदा अपना बैलेंस ना बरकरार रख पाई और गिरने ही वाली थी कि हैदर की बाहों ने उसकी कमर के गिर्द घेरा तंग कर दिया और उसे गिरने से बचा लिया। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें टकराई। एक तरफ मोहब्बत का समंदर था तो दूसरी तरफ हैरत और डर के मिले जुले तासुरात थे। हैदर को जैसे ही महसूस हुआ उसने रिदा को आराम से सीधा किया। रिदा झेप गई। हैदर भी काफ़ी खुजल हुआ। लगता है लिफ्ट खराब हो गई है, पर अलार्म क्यों नहीं बजा? लिफ्ट के रुक जाने पर अलार्म बजता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। शायद अलार्म खराब था और उन दोनों की किस्मत भी। हैदर ने रुकी लिफ्ट को देख कर कहा। रिदा के चेहरे पर परेशानी के आसार दिख रहे थे। हैदर ने देखा तो लिफ्ट फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर के बीच में रुकी हुई थी। तो सर, अब क्या होगा? रिदा ने परेशानी से पूछा। मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। मिस रिदा, हम निकल सकते थे लेकिन लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच रुक गई है। हम 2 फ्लोर्स के बीच में लटक रहे हैं। हैदर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रिदा को तो अब पसीना आने लगा था। आप फिक्र मत कीजिए रिदा, ये फ़ोन है, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। हैदर ने वहाँ मौजूद एलिवेटर फ़ोन की तरफ इशारा किया तो रिदा की सांस में सांस आई। उसने फ़ोन किया पर वो चल ही नहीं रहा था। यह एलिवेटर टेलीफोन था जो डायरेक्ट कनेक्ट करता था इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, जो लिफ्ट में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते थे। हैदर ने 3-4 बार ट्राई किया मगर टेलीफोन चल ही नहीं रहा था। रिदा उंगलियां मरोड़ती उसे बहुत परेशानी से देख रही थी। हैदर रिदा की तरफ मुड़ा। ये फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहा, अब क्या करें? हैदर ने रिदा से कहा तो रिदा की आंखों में नमी तीरने लगी। हैदर ने फ़ौरन फ़ोन निकाला तो नेटवर्क ही नहीं था। लिफ्ट में नेटवर्क नहीं होता। डैम इट, नेटवर्क भी नहीं है। हैदर ने गुस्से से हाथ दरवाजे पे मारते हुए कहा और रिदा को देखने लगा। रिदा जो सहमी कोने में खड़ी थी, उसका एक आंसू टूट कर गिरा। रिदा कोई डरी हुई बच्ची लग रही थी। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे सर? रिदा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। उसे घर जाना था। रुशान का मैसेज आया था कि अम्मी बहुत परेशान है। उसने निकलते वक्त रुशान को मैसेज कर लिया था कि वो आ रही है। अब अगर वो घर ना पहुंची तो क्या होगा? ये सोच के ही उसे लगा उसकी रूह कोई निचोड़ रहा है। एक नामहरम के साथ अकेली वो लिफ्ट में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिल कर रहा था दहाड़े मार मार के रोए। आप रोइए मत प्लीज़। रिदा प्लीज़, मैं कुछ करता हूँ। हैदर रिदा को रोते देख हड़बड़ा गया था, इसलिए बेवकूफ़ियाँ करने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा जो झटके की वजह से फंस गया था और खुल नहीं रहा था। उसने लिफ्ट के ऊपर मौजूद सेल ढक्कन को खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो बहुत ऊपर था और वो वहां पहुंच नहीं सकता था और वो बंद था। उसे खोलना आसान भी नहीं था। रिदा, कुछ भी नहीं हो रहा। हम फंस चुके हैं लिफ्ट में। अब सुबह ही कुछ हो सकता है। अभी तो कोई ऑफिस में मौजूद भी नहीं है। हैदर रिदा की तरफ बढ़ने लगा कि उसे हौसला दे सके। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा वो पीछे हो गई। वो बिल्कुल सिमट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सर, मुझे घर जाना है। सब परेशान हो रहे होंगे। वो रोने लगी। अब हैदर को उसका रोना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था सिवाय वेट करने के। रिदा, हम फंस चुके हैं, प्लीज़ रोना बंद कीजिए। अब हम सुबह ही घर जा सकते हैं। हैदर को उसके रोने से तकलीफ़ हो रही थी। एक तो जैसे ही वो करीब जाता वो सुकड़ सिमट जाती। उसकी सिचुएशन वो समझ रहा था, लेकिन वो क्या करता? एक लड़की के लिए इससे मुश्किल वक्त और कोई नहीं हो सकता। हैदर ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा के कहा। रिदा ने आंसू भरी आंखें उठा के उसे देखा जो झंझला चुका था। सर, आप समझ नहीं रहे। अगर मैं सुबह घर गई तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मेरे किरदार पर उंगलियां उठेगी। प्लीज़ सर, कुछ कीजिए। रिदा ने रोते हुए हैदर से कहा। हैदर सब समझ रहा था लेकिन वो बेबस था। रिदा, मैं भी बेबस हूँ आपके सामने। मैंने कोशिश की है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हैदर ने बालों में हाथ फेरा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
रिदा की चादर बार बार ढलक रही थी, जिसे वो बार बार दुरुस्त करती रही। नर्वसनेस में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कोने के साथ लग के खड़ी थी। सर, ऐसा मत कहिए प्लीज़। अगर लड़की एक रात किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बाहर रहे, अपने घर वालों को खबर किए बगैर, तो वो बदकिरदार कहलाई जाती है। और मेरी पाकदामनी का गवाह तो कोई भी नहीं है। मैं क्या करूँगी? अम्मी, रिजा और रूशान परेशान हो रहे हैं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाओ। रिता जो आने वाले हालात का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो मुसलसल तड़प रही थी। वो रोते रोते बैठ गई। उसकी कमर अभी भी लिफ्ट की दीवार से लगी थी। उसने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए और घुटनों में मुंह छुपाए रोने लगी। उसकी हिचकी बन गई। हैदर का दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा ले, लेकिन वो बगैर किसी हक के उसे छूना नहीं चाहता था। उसका दिल भी परेशान था। उसे खुद की कोई परेशानी नहीं थी। वो तो लड़का था। अगर वो यहाँ अकेला फंस जाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके साथ रिदा थी। वो लड़की थी। उसके किरदार पे लोग सवाल उठा सकते थे, लेकिन वो पाकदामन थी। ये वो जानता था, अल्लाह जानता था। लेकिन ये खोखला समाज बगैर सोचे समझे तोहमत लगाने से गुरेज नहीं करता है। वो मुसलसल सोच रहा था कि क्या हल निकाले, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से गर्मी भी इतनी थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी। रिदा, ऐसे मत रोइए प्लीज़। उसने फ़ोन निकाल के चेक किया तो नेटवर्क भी नहीं था। उन्हें टाइम काफ़ी हो चुका था। हैदर कोशिश कर कर के थक चुका था। कई बार टेलीफोन चेक करके देखा, पर काम नहीं कर रहा था। रिदा सहमी उसे ही देख रही थी। आखिरकार वो थक गया और दूसरे कोने में बैठ गया। उसने कोट उतारा तो रिदा की आंखें बहुत बड़ी हो गई। वो मज़ीद सिमट गई। हैदर उसका डर समझते हुए बोला, डरिए मत रिदा, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप इजी हो जाइए। हैदर ने मानी खैस बात की। रिदा समझ गई कि वो उसके डर को महसूस कर रहा है। वैसे आपको पता है, बचपन में मुझे लिफ्ट से इतना डर लगता था, मैं लिफ्ट में नहीं जाता था। मुझे लगता था कि मैं फंस जाऊंगा और दम घुट के मर जाऊंगा। हैदर रिदा को पुरसुकून करने के लिए बचपन के बारे में हंसते हुए बताने लगा। रिदा बहुत डर रही थी, लेकिन उसकी बात पे बेइख्तियार मुस्कुरा दी। और आज देखो, मेरे बचपन का डर सच हो गया और दम नहीं घुट रहा मेरा। लेकिन तुम्हारा साथ मिल गया, कुछ देर के लिए सही। हैदर हंसते हुए बोल रहा था। आखिरी बात उसने दिल में कही। रिदा तो सोच सोच के पागल हो रही थी कि अम्मी, रिजा और रूशान का क्या हाल हो रहा होगा। कहीं वो गलत ना समझ बैठे। हैदर की बातें सुनते वो मुस्कुरा दी। आप अपने बारे में बताइए ना, हैदर ने कहा। रिदा, जो कलाई में बंधी घड़ी पे टाइम देख रही थी, उसकी बात पे चौंकी। टाइम जैसे जैसे गुजर रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। टाइम 12 हो चुके थे, मतलब वो तकरीबन 3.5 घंटे से वहाँ फंसे हुए थे। सर, मैं क्या बताऊँ, मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। मेरे अब्बू ने हमें बहुत लाड़ प्यार से पाला है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और रिजा एफएससी कर रही थी, तब एक एक्सीडेंट में अब्बू चल बसे और रिजा की आंखों की रोशनी छिन गई। वो वक्त बहुत मुश्किल था हमारे लिए। वक्त सब जख्म भर देता है। घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई और मैं आज यहाँ हूँ। रिदा संजीदा लहजे में हैदर को अपने माजी के बारे में बता रही थी। हैदर भी घुटने में बाजू धरे सब सुन रहा था। रिदा अभी भी एक कोने में चिपकी हुई थी, जबकि हैदर दूसरे कोने में था। रिदा ने घुटनों के इर्द गिर्द बाजू बांध रखे थे। पास पर्स में पड़े मोबाइल को बार बार देख रही थी कि शायद नेटवर्क आ जाए, जो कि बस ऑफ होने वाला था। वैसे बचपन में मुझे भी डर लगता था कि कोई मेरे बाल काट देगा, कोई जिन वगैरह। मैंने हॉरर मूवी देखी थी जिस हीरोइन के बाल बहुत बुरी तरह एक चुड़ैल काट देती है। उसे देख के मुझे ऐसा लगने लगा था, खास करके रात को। इसलिए मैं अपने बालों पे दुपट्टा बांध के सोती थी और आयतल कुर्सी का दम भी करती थी। लेकिन वक्त कैसे बदलता है ना। बचपन का वक्त बहुत हसीन था। कितनी नादानियां करते हैं हम बचपन में। रिदा को अचानक अपने डर का याद आया तो वो हैदर को किस्सा सुनाने लगी। इसी पोजीशन में बैठी थी रिदा, बचपन की बात याद करके हंस रही थी। दोनों मुसलसल बातें कर रहे थे। रिदा कुछ वक्त के लिए सब टेंशन्स भूल गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का तूफान तो आ चुका था और वो बर्बाद भी हो चुकी थी। रिदा अभी तक नहीं आई, कितनी देर हो गई है। रामेन ड्राइंग रूम में टहल इधर उधर चक्कर काट रही थी। उन्हें किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार घड़ी को देख रही थी। वो बहुत टेंशन में थी। जहाँ 12:30 हो चुके थे, रूशान भी वहीं बैठा उसे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन अनरीचेबल जा रहा था। रिजा भी परेशान थी। उसे भी बहुत डर लग रहा था। सबको रिदा की बहुत फिक्र हो रही थी। अम्मी, आप ही ने मैसेज तो किया है ना कि मैं आ रही हूँ। आप फिक्र मत करें, कहीं ट्रैफिक में शायद फंस गई होगी आप ही। रुषा ने कहा तो रिजा बोली, हाँ अम्मी, आप ही बस आती ही होंगी। आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। आप ही का आपका बीपी हाई हो जाएगा। रिजा को अम्मी की टेंशन अलग थी। उनका बीपी भी शूट कर जाता था।
नहीं रिजा, 3 घंटे पहले मैसेज आया था और इतनी भी क्या ट्रैफिक के घर तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। पता नहीं कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है, कितनी देर हो गई है। रामेन मुसलसल चक्कर काट रही थी। अब उनका दिल डर रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आप ही कहाँ हैं आप, या अल्लाह प्लीज़ मेरी आप ही की मदद फरमाइए, उनकी हिफाजत फरमाइए। रिजा ने दिल में दुआ की। रुशान मुसलसल फ़ोन लगा रहा था पर कोई जवाब नहीं था। या अल्लाह 1 बजने वाले हैं, रिदा अभी तक नहीं है, अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो। रामेन सोफे पे सर पकड़ के बैठ गई। वो रो रही थी, रुशान भी परेशान था और रिजा को भी रोना आ रहा था। ये क्या हो रहा था उसकी ज़िंदगी में, कुछ भी तो कुछ ज़िंदगी में कभी तो कुछ भी हो जाता। अम्मी मुझे लगता है आप ही किसी मुसीबत में हैं, वरना वो कभी इतनी देर नहीं करती। मुझे लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। रिजा को कुछ समझ नहीं आया, उसे बस एक ही मिला रास्ता मिला रिदा को ढूंढने का। हाँ रिजा, तुम ठीक कह रही हो। रुशान, तुम सुहेल भाई आशी के वालिद थे, उनका घर रिजा के साथ घर जाओ और उनको बुला लाओगे। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, रिदा को भी ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। रामेन ने आंसू साफ करते हुए कहा। रुशान ने हाँ में सर हिलाई। लेकिन अम्मी, फरहत आंटी, आशी की अम्मी, वो ज़रूर कोई उल्टी बात कर देंगी। उन्हें तो वैसे भी हम पसंद नहीं है, और आशी तो ज़बरदस्ती मुझसे मिलने आती है, रिजा ने कहा। फरहत को वो और रिद, फरहत को वो और रिदा पसंद नहीं थी। सुहेल साहब इब्राहिम साहब के दोस्त थे, हमेशा उनकी मदद करते थे, लेकिन ये बात फरहत को पसंद नहीं थी। छोड़ो रिजा, अभी रिदा की सोचो। और वो और रुशान जाके कहीं देखे मेरी बच्ची कहाँ है। रामेन रोए जा रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज उन्हें इब्राहिम साहब की बहुत कमी महसूस हो रही थी। अगर आज वो होते तो हालात कुछ और ही होते। भाभी, रुशान ने मुझे बताया रिदा अभी तक घर नहीं लौटी। रुशान सुहेल साहब को बुला लाया। फरहत और आशी भी वहाँ आ गए। फरहत बेगम को बात करने का मौका मिल गया। आशी रिजा के पास चली गई, जो सोफे पे बैठी थी, हाथों में सर गिराए बिना आवाज़ किए रो रही थी। आशी उसे सहारा देने लगी। सुहेल साहब ने आते ही रामेन से परेशानी से कहा। रुशान उन्हें जगह के लाया था। हाँ भाई साहब, 3 घंटे पहले उसका मैसेज आया था कि वो आ रही है, लेकिन अब तक नहीं पहुंची। आप और रुशान देख के आइए ना, मेरी बच्ची कहाँ है। रामेन बेगम ने उनके आगे हाथ जोड़े। ऐसा मत कीजिए भाभी, मैं और रुशान कहीं देखते हैं। अगर रिदा का कहीं कुछ पता ना चला तो रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। सुहेल साहब ने कहा तो रिजा ने सर उठा के कहा। अंकल प्लीज़ मेरी आपी को ढूंढ लाइए, पता नहीं किस मुसीबत में फंसी है आपी। रिजा के आंसू फर्श पे गिर के बेमोल हो रहे थे। फिक्र मत करो रिजा, रिदा मेरी भी बेटी जैसी है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और रुशान देख के आते हैं। चलो रुशान। ये कह के वो रुशान को लेकर बाहर आ गए। इतनी रात को मोहल्ले में इक्का दुक्का लोग ही थे, जिनसे पूछते तो वो इनकार कर देता। और करवाओ लड़कियों से नौकरी, और दो उन्हें ढील। देखो हो गया ना स्यापा। अब पता नहीं कहाँ है रिदा, किसके साथ है, इतनी रात हो गई है और अपनी माँ का उसे ज़रा एहसास नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आपसे भाभी कि ये नौकरी वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, और इतने बड़े लोगों के यहाँ काम करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होती है। फरहत ने रिदा के मुतालिक जहर घोला और वो रामेन को बातें सुना रही थी। बस कर दीजिए फरहत भाभी, आप मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। रामेन फट पड़ी। उन्हें अपनी तरबियत पे पूरा यकीन था। भाभी, बदनाम तो हो चुकी है आपकी बेटी। जो लड़कियां घर वालों को बिना बताए आधी रात तक गायब रहती है, वो वैसे भी बदनाम ही होती है। और आपकी बेटी की तो अभी तक कोई खबर भी नहीं है। फरहत अपनी बातों से बाज न आई। रामेन पहले ही बहुत परेशान थी, लेकिन फरहत की बातें उन्हें ज़्यादा टेंशन दे रही थी। अम्मी प्लीज़ चुप हो जाइए, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो गलत बयानी भी मत कीजिए। आशी रिजा का कंधा सहलाती उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी अम्मी की कड़वी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उन्हें चुप करवाने लगी। रिजा मुसलसल रो रही थी, अब उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। आंटी प्लीज़, मेरी आपी ऐसी नहीं है, ऐसी बातें मत कीजिए। उसे बहुत तकलीफ हुई थी कि कोई उसकी बहन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। देखो रिजा, मुझे लगता है तुम्हारी बहन तुम सबका मुँह काला करवा चुकी है, अब उसकी तरफदारी मत करो तुम लोग। ये फरहत जहर घोलती नफरत से ये कहती चली बाहर चली गई। पीछे रामायण रिजा को मजीद अजियत में डाल गई थी। सोहेल साहब और रोशान थक हार के लौट आए। तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। उन्होंने बहुत ढूंढा था रिदा को, पर कहीं पता ना चला रिदा का। थाने गए थे, लेकिन 24 घंटों से पहले FIR नहीं कट सकती थी।
वो वापस आए तो रामैन तो सोफे पे ढह गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिदा कहाँ चली गई है। रिजा का हाल भी बहुत बुरा था, रुशान भी रो रहा था। आशी और सुहेल साहब उन्हें संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।